हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक एक प्रश्न पत्र है, उसका सलूशन संहिता मेदिनी ज्योतिष। ये प्रश्न पत्र है 2024 का फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जाम, और ये द्वितीय भाग है। इसमें हम प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर बताएंगे। प्रथम भाग पूर्ण हो चुका है और वो पहले ही पोस्ट किया जा चुका है। तो इस 2024 संहिता मेदिनी ज्योतिष का छठा प्रश्न है, तामस और कीलक का विचार आदित्यचार में किस प्रकार करते हैं। सातवां है, ग्रह युद्ध से क्या प्रयोजन है। आठवां है, पुष्य स्नान में प्रयुक्त द्रव्य तथा उसके कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। नवां है, पराजित और विजित ग्रह से अभिप्राय क्या है। 10वां, बृहत संहिता के अनुसार भारत के पूर्व में नक्षत्र के अनुसार देश विभाग अर्थात उन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, मतलब प्रश्न संख्या 6, तामस और कीलक का विचार आदित्यचार में किस प्रकार करते हैं, विशद वर्णन कीजिए। उत्तर में है, राहु के पुत्र 33 संख्यक, मतलब संख्या में कितने हैं, 33 राहु के पुत्र। ये केतु है, ये तामस कीलक आदि नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सूर्य पे नजर आते हैं। तो राहु के पुत्र 33 संख्यक केतु हैं, ये तामस कीलक आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको ग्रहणकालीन सूर्य में देखकर वर्ण स्थान से फल कहा जाता है, मतलब इनके कलर के और उस स्थान के को देख के फलित किया जाता है। इनका उदय विकार युक्त जलधूलि से व्याप्त आकाश मंडल इत्यादि से उत्पन्न होता है। इसके बारे में प्रथम पॉइंट है, राहु के पुत्र तामस और कीलक कबंध जिनका मस्तिष्क नहीं हो, काक उष्ण श्राल रूप होकर, मतलब ये वाले रूप ये धरते हैं और इनका मस्तक नहीं होता है। काक कौवा, उष्ण श्रगाल या श्राल, जैसे जिसे हम कहते हैं भेड़िया, श्रगालिनी, ये रूप धरकर जब सूर्यमंडल में आते हैं तब उस समय हाथी, राजा तथा घोड़े आदि को भय देने वाले होते हैं। यही तामस कीलक यदि छत्र, ध्वज, नक्षत्र, अंकुश, गाय, बैल, घोड़ा, दंड, अस्त्र तथा सिंह के रूप में सूर्यमंडल में दिखाई पड़ते हैं तो पृथ्वी पर विपत्ति आती है और यह भय देने वाले होते हैं। ज्यादातर इसमें अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए युद्ध क्षेत्र में ये उपयोग होते हैं, इसलिए ये भय देने वाले होते हैं। तीसरा, ये तामस कीलक जब सूर्यमंडल में श्वेत होते हैं, मतलब तामस कीलक सूर्य के बिंब में सफेद रंग के धब्बे के जैसे नजर आते हैं तो ब्राह्मणों को नष्ट करते हैं। यदि यही लाल रंग के धब्बे हों सूर्य पे तो क्षत्रियों को, और यदि यही पीले रंग के धब्बे सूर्य पर नजर आए तो वैश्यों को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। काले होने पर शूद्रों को तथा लाल पर ऊर्ध्वमुख उल्टा होने पर सेनापतियों को और विचित्र वर्ण होने पर पुरोहितों का नाश करते हैं। चौथा पॉइंट, इन तामस कीलकों का फल विश्वव्यापी नहीं होता है। जिन जिन देशों में सूर्य बिंब स्थित तामस कीलक आदि का दर्शन हो, मतलब जहां ये दृष्ट होते हैं, दिखलाई देते हैं, उन उन देशों में राजाओं को कष्ट होता है। सिर्फ उन्हीं देशों में राजाओं को, प्रजा को कष्ट होता है। अब कष्ट किस तरह का, बादल होने पर भी मेघ अधिक जल नहीं देते, नदियां सूख जाती हैं और धान की उत्पत्ति बहुत कम होती है। जिन जिन देशों में तामस कीलकादि का दर्शन होता है उन उन देशों के दिशाओं को सर्वाधिक सर्वप्रथम प्रभावित करते हैं। जैसे सूर्यमंडल में जिस तरफ दिखाई देते हैं उस देश के उस प्रदेश दिशा में स्थित देशों के लोगों को भय होता है। कहने का मतलब, यदि उत्पात सूर्य के ऊपर अर्थात सूर्य के ऊपर सूर्य बिंब में पूर्व तरफ की हो, अर्थात सूर्य की जो गोलाई है उसमें पूर्व दिशा में ये उत्पात है, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, तो पृथ्वी पर भी पूर्वीय देशों में यह उत्पात होगा, भय होगा। इसी प्रकार सूर्य पर दक्षिण की हो तो देश में भी दक्षिणीय दिशा में उत्पात होगा। पश्चिम की ओर हो तो पश्चिमी देश में, और उत्तर की हो तो उत्तर
उत्तरीय देश में स्थित लोगों को भय होता है। यही तामस कीलक से आच्छादित सूर्य का फल मेदिनी संहिता ज्योतिष में बताया गया है। 7वां प्रश्न है, ग्रह युद्ध से क्या प्रयोजन है, स्पष्ट कीजिए। तो मेदिनी संहिता ज्योतिष में ग्रह युद्ध, प्लेनेटरी वॉर, एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अवधारणा है जो व्यक्तिगत भविष्यवाणियों के बजाय मुख्य रूप से सामूहिक घटनाओं, राष्ट्रीय मामलों और वैश्विक स्तर पर प्रभावों से संबंधित है। अब मेदिनी ज्योतिष और ग्रह युद्ध का क्या रिश्ता? पहला, मेदिनी ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक व्यक्ति की कुंडली के बजाय राष्ट्रों, सरकारों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, आर्थिक उतार चढ़ाव और सामाजिक परिवर्तनों जैसी व्यापक घटनाओं का अध्ययन करती है। दूसरा, ग्रह युद्ध, यह एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब 5 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, केतु छाया ग्रह हैं, उनको छोड़ दीजिए, सूर्य चंद्र जनक हैं, माता पिता हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी के बचे ये 5 ग्रह, ये ग्रह युद्ध कराते हैं। कैसे होता है वो देख लीजिए। जब यह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, आमतौर पर जब 2 ग्रह एक ही राशि में और 1 अंश अर्थात 1 डिग्री के भीतर होते हैं तो उन्हें युद्ध की स्थिति में माना जाता है, जिससे उनकी ऊर्जाओं में आपस में टकराव होता है। मेदिनी संहिता में ग्रह युद्ध का महत्व। मेदिनी ज्योतिष में ग्रह युद्ध के परिणामों का विश्लेषण बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। युद्ध और संघर्ष, यह नाम के अनुरूपी ही राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध नागरिक अशांति और संघर्ष का संदेश दे सकता है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक उथल पुथल, यह सरकारों के पतन, नेतृत्व परिवर्तन या राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं, कभी कभी ग्रह युद्ध को सूखा, भूकंप या अन्य बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से भी जोड़ा जाता है। चौथा पॉइंट, आर्थिक प्रभाव, यह व्यापक आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे भारी कराधान या धन की कमी का संकेत दे सकता है। ग्रह युद्ध का परिणाम क्या होता है? ग्रह युद्ध में एक ग्रह विजयी होता है और दूसरा पराजित। विजयी ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है जबकि पराजित ग्रह की शक्ति कम हो जाती है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में समस्याएं पैदा होती हैं। विजय का निर्धारण कई खगोलीय मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि कौन सा ग्रह आकाश में अधिक चमकीला या उत्तरी अक्षांश में स्थित है। संक्षेप में, मेदिनी संहिता ज्योतिष में ग्रह युद्ध एक गंभीर खगोलीय संकेत है जो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण और अक्सर चुनौतीपूर्ण सामूहिक घटनाओं का पूर्वाभास देते हैं। 8वां प्रश्न, पुष्य स्नान में प्रयुक्त द्रव्य तथा उसके कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। पुष्य स्नान में प्रयुक्त संभावित द्रव्य क्या क्या है? चूंकि पुष्य नक्षत्र को पवित्र और समृद्धिदायक माना जाता है, इसलिए अभिषेक में मुख्य रूप से सात्विक और औषधीय सामग्री का उपयोग होता है। अभी क्या क्या है? पवित्र जल, सभी पवित्र नदियों, समुद्रों और तीर्थों से एकत्र किया गया जल पवित्र कहलाता है। दूसरा, पंचगव्य, गाय के 5 पवित्र उत्पाद। कौन कौन? दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का मिश्रण। गौमूत्र और गोबर एक ही में काम किया गया। दूध, दही, घी 3 हुए, चौथा गौमूत्र, 5वां गोबर और इनका मिश्रण, ये पंचगव्य कहलाता है। गव्य मतलब गौ, पंच मतलब 5, गौ से प्राप्त 5 चीजें। पंचामृत, ये 5 अमृत हैं, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण। चौथा है औषधीय जड़ी बूटियां, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और सुगंधित लकड़ी के चूर्ण जैसे चंदन, अगर, तगर, कुमकुम आदि। 5वां, अन्न, चावल या अन्य अनाज का प्रयोग भी किया जाता है क्योंकि पुष्य नक्षत्र पोषण और प्रचुरता का प्रतीक है। 6, अन्य सामग्री क्या क्या है? स्वर्ण, रजत या रत्नों को जल में डालकर उस जल का प्रयोग किया जाता है। पुष्य स्नान के कर्तव्य, अनुष्ठान और उद्देश्य। मेदिनी संहिता में पुष्य स्नान का मुख्य कर्तव्य राजा या राज्य से संबंधित है। पहला पॉइंट है राज्याभिषेक। राजा के राज्याभिषेक के समय यह स्नान किया जाता था
ताकि राजा को दीर्घायु, स्थिरता और सफलता प्राप्त हो सके। दूसरा, राज्य की शांति। इसका उद्देश्य राज्य में शांति, प्रचुर वर्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना था। तीसरा पॉइंट, शत्रुनाश। इस स्नान के माध्यम से राजा अपनी प्रजा को शत्रुओं से सुरक्षित रखने की शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता था। चौथा पॉइंट, गृह शांति। विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि और अधिष्ठाता बृहस्पति से संबंधित किसी भी दोष की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता था। पांचवा, यह स्नान एक विशिष्ट आनुष्ठानिक क्रिया है जो किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य या सौंदर्य स्नान से भिन्न है और इसका उल्लेख मुख्य रूप से संहिता ग्रंथों में बड़े स्तर के ज्योतिषीय अनुष्ठानों के भाग के रूप में किया गया है। प्रश्न 9, पराजित और विजित ग्रह से अभिप्राय क्या है, उल्लेख कीजिए। मेदिनी ज्योतिष में पराजित ग्रह, डिफीटेड प्लेनेट, और विजित ग्रह, विक्टोरियस प्लेनेट का अभिप्राय ग्रह युद्ध या दो ग्रहों के बीच होने वाले टकराव की स्थिति से है, जब ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लगभग 1 डिग्री के अंदर। यह अवधारणा मुख्य रूप से वराहमिहिर की बृहत संहिता तथा मेदिनी संहिता में ही कहा जाता है। जब दो ग्रह सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर, ये सूर्य, चंद्र, राहु, केतु को हम नहीं सम्मिलित करते हैं, दो छाया ग्रह हैं, दो जनक हैं, मतलब ये जन्म देने वाले हैं, इसलिए ये इस तरह का युद्ध नहीं करते हैं। तो जब दो ग्रह, कोई अन्य दो ग्रह इन चार को छोड़ के देशांतर तथा लॉन्गिट्यूड में एक विशेष डिग्री के भीतर, लगभग 1-2 डिग्री के भीतर, आमतौर पर 1 डिग्री या 5 डिग्री की निकटता में होते हैं, तो माना जाता है कि उनके बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का परिणाम यह निर्धारित करता है कि कौन सा ग्रह विजित है और कौन सा पराजित है। यदि दो ग्रह हैं तो उनकी निकटता 1 से 5 डिग्री के बीच में होगी, तो वो ग्रह युद्ध में लिप्त माने जाते हैं। यदि 2 से ज्यादा ग्रह हैं तो हम 6 डिग्री के अंदर भी, 1 से लेकर 6 डिग्री के भीतर भी 2 से ज्यादा ग्रह हैं तो उन सभी का ग्रह युद्ध मानते हैं। विजित ग्रह, विक्टोरियस प्लैनेट कौन सा होता है? विजित ग्रह वह होता है जो ग्रह युद्ध में विजयी होता है। विजेता ग्रह का निर्धारण विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिनमें शामिल है नंबर 1, चमक। जो ग्रह अधिक चमकीला दिखाई देता है उसे अक्सर विजयी माना जाता है। अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्रह या दक्षिणी अक्षांश में कम ऊंचाई पर स्थित ग्रह विजेता होता है। तीसरा, गति। कभी कभी तेज गति वाला ग्रह भी विजयी माना जाता है। चौथा, प्रभाव। विजित ग्रह की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। यह अपनी प्रकृति के अनुसार शुभ या अशुभ फल देने में अधिक सक्षम होता है। मेदिनी ज्योतिष में विजित ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में राजा या देश के लिए अधिक सकारात्मक परिणाम या प्रभुत्व की भविष्यवाणी की जाती है। पराजित ग्रह, डिफीटेड प्लैनेट। पराजित ग्रह वह होता है जो ग्रह युद्ध के मानदंडों, कम चमकीला, कम अक्षांश आदि में हार जाता है, उसे पराजित माना जाता है। पराजित ग्रह की शक्ति कमजोर हो जाती है या वह अपने प्रभाव देने में अक्षम हो जाता है। यह ग्रह या तो कोई शुभ फल नहीं दे पाता, या यदि वह एक अशुभ ग्रह है तो वह गंभीर नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखता है। मेदिनी ज्योतिष में पराजित ग्रह से संबंधित क्षेत्रों या व्यक्तियों के लिए संघर्ष, बाधाएं या नकारात्मक घटनाओं जैसे भूखमरी, बीमारी या युद्ध की संभावना व्यक्त की जाती है। संक्षेप में, यह अवधारणा ग्रहों की सापेक्षिक शक्ति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मेदिनी ज्योतिष में सार्वभौमिक घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। बृहत संहिता के अनुसार भारत के पूर्व में नक्षत्र के अनुसार देश विभाग का उल्लेख कीजिए। वराहमिहिर की बृहत संहिता के कूर्म विभाग में भारत अर्थात आर्यावर्त को एक कछुए अर्थात कूर्म के आकार में कल्पित कर उसके विभिन्न दिशाओं में पड़ने वाले देशों और क्षेत्रों का विभाजन नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। भारत के पूर्व दिशा, जिसे हम प्राची दिशा कहते हैं, के देशों का विभाग जिन नक्षत्रों के अंतर्गत आता है वे निम्नलिखित हैं: आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य। तो इन नक्षत्रों के आधार पर ही वहां पर वो देश, जो जगह है, जो स्थान है, उनके कौन कौन से नाम हैं, किन किन जगहों पर स्थित है। क्योंकि
जो ये कूर्म है अर्थात कछुए, उसको उसका मुख हमेशा पूर्व की तरफ रखा जाता है। तो यदि भारत के सेंटर पे उसका सेंटर मिला के उसका मुख पूर्व की तरफ करेंगे तो भारत के पूर्व दिशा के देशों का विभाग जिन नक्षत्रों के अंतर्गत आता है वो आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य होते हैं, क्योंकि इस कूर्म या कछुए के मुख में यही 3 नक्षत्र स्थापित किए गए हैं। इन 3 नक्षत्रों के प्रभाव क्षेत्र में वराहमिहिर ने भारत के पूर्व में स्थित विभिन्न देशों और क्षेत्रों का उल्लेख किया है। पहला पर्वत, अंजन पर्वत, वृषभ पर्वत, ध्वज पर्वत, पद्म पर्वत और माल्यवान पर्वत। दूसरा क्षेत्र और देश, कौन कौन से क्षेत्र और देश आते हैं यहाँ पे? व्याघ्रमुख, बाघ जैसे मुख वाले देशों लोगों का देश। शुहमा, आधुनिक पश्चिम बंगाल का हिस्सा। शूर्पकर्ण, जिनके कान सूप के जैसे होते हैं। खस, खासी और जयंतिया जातियां आज भी मिलती हैं मेघालय में, उन्हीं के नाम पे यह खस नाम का राज्य प्राचीन काल में था, आज वो मेघालय है। मगध, पाटलिपुत्र जिसे कहते थे, आधुनिक बिहार का दक्षिणी भाग। मिथिला, आधुनिक बिहार और नेपाल का मिथिला क्षेत्र। अश्ववदन, घोड़े के मुख वाले लोग। ज्योतिष, आधुनिक असम का भाग, प्राग ज्योतिषपुरम। आधुनिक आसाम का वो भाग जिसे हम प्राग ज्योतिषपुरम कहते हैं। लौहित्य, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र। पुरुषदा, नरभक्षी लोगों की भूमि। उत्कल, आधुनिक उड़ीसा, काशी, आधुनिक वाराणसी। एक पद, एक पैर वाले लोग। ताम्रलिप्त, आधुनिक ताम्रलिप्त, पश्चिम बंगाल का प्राचीन बंदरगाह। वर्धमान, आधुनिक वर्धमान। इस प्रकार वराहमिहिर ने इन 3 नक्षत्रों के माध्यम से प्राचीन भारत के विस्तृत पूर्वी भौगोलिक क्षेत्रों को परिभाषित किया है। तो मित्रों, इस तरह से ये हमारा द्वितीय भाग मेदिनी संहिता ज्योतिष प्रश्न पत्र 2024 फाइनल एग्जाम का द्वितीय भाग प्रश्न संख्या 6 से 10 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।